हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। यहाँ पे हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है वो किस किस फॉर्मेट में आ सकते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं, अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गए तो उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स लिखने हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। फर्दर मोर अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सारे टॉपिक्स एक तरीके से कवर कर ही रही होंगे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, पर अगर आपको लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑब्वियसली जो टाइटल वाला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज सेल्फ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक तो आया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, तभी ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। अभी तक ये आया नहीं हुआ है, बट इट इज गुड टू बी सेफ, यू नो, बिकॉज यू नेवर नो कि कभी भी आपको पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम कैसे शुरू करेंगे? सेल्फ की डेफिनेशन देंगे जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है कि सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। फिर हम लिखेंगे सेल्फ जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सेल्फ या तो एज अ सब्जेक्ट हम उसकी बात करते हैं जहाँ पे सेल्फ कुछ करता है, हु डज समथिंग, एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट विच गेट्स अफेक्टेड। एग्जाम्पल आप अपने भी लिख सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि टू मेक श्योर कि आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज रेलिवेंट। ठीक है, गलत एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, सही एग्जाम्पल लिख के आएंगे। अगर आपको लगता है एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हैं देन यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू दी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। इसके बाद सेल्फ के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज योर पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। ये भी आप मेंशन कर लेंगे कि पर्सनल सेल्फ जो होता है जहाँ पे इंसान प्राइमरीली अपने आप से कंसर्न रहता है, एंड सोशल सेल्फ इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर पीपल एंड दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड फेमिलियल सेल्फ या फिर रिलेशनल सेल्फ। ठीक है, तो बेसिक सा आंसर बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है, उससे ज्यादा चांसेस ऑफ कमिंग यहाँ पे कम है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। ठीक है, अब आपको या तो ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स में आ जाएगा, ऐसे कभी आया नहीं है बट शायद से आ सके बिकॉज कंटेंट आपका ज्यादा है, या तो जब मोर कॉमनली आता है इस ऐसे सिनारियोज में। ठीक है, वो आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अनीता जो है वो रेगुलरली एब्सटेन करती है फूड से रिलीजियस रीजंस की वजह से, तो कौन सा एस्पेक्ट है उसके सेल्फ का जो वो डिस्प्ले कर रही है। तो इस सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको जो सेल्फ के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको थॉरली रिवाइज करके जाना होगा और उनको एक्सप्लेन करना होगा। सो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन 6 मार्कर में आ गया, ठीक है, जस्ट इन केस, तो सेल्फ को आप एक्सप्लेन कर देंगे। आप कहेंगे कि साइकोलॉजिस्ट जो है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव शोन इंटरेस्ट इन स्टडीइंग दिस एंड उन्होंने यहाँ पे सर्टेन एस्पेक्ट्स बताए हैं जो सेल्फ के निकल के आते हैं, एंड देन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे छोटा है, अगेन ये एमसीक्यू में ही आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे आपको बस डेफिनेशन लिखनी होगी जो एनसीईआरटी में दी है कि द वे वी परसीव आवरसेल्फ एंड द आइडियाज दैट वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स, इसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ पे सर्टेन लेवल्स लिख रखे थे एनसीईआरटी में, जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है, बट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एक जनरल सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मोर स्पेसिफिक जब जाता है कि आपको लगता है कि अकेडमिक वे में मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ बट मैं एथलेटिकली कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, इसमें भी और स्पेसिफिक तब होता है जब मेरे को अकेडमिक्स में पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैथ्स में नहीं हूँ। तो ऐसे करके आपका सेल्फ कॉम्पिटेंस जो है वो डिफरेंट लेवल पे आपको देखने को मिलता है सेल्फ कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इज सेल्फ एस्टीम। सो सेल्फ एस्टीम जो है सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन दे देंगे कि वैल्यू जजमेंट होता है फॉर पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके बाद आप लिख लेंगे इसको असेस कैसे करते हैं। सेल्फ एस्टीम को असेस करने के लिए यूजुअली वो क्वेश्चंस आपको देते हैं एंड आपको लिखना होता है कि वो आपके लिए कितने एक्सटेंट में ट्रू है या फिर कितने एक्सटेंट में फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एस्टीम का एक क्वेश्चन अगर वो दे दे कि यू नो आई फील कंफर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, फिर आपसे पूछेंगे ये आपके लिए कितना सच है, इज इट वेरी ट्रू, समवॉट ट्रू, ट्रू, न्यूट्रल। तो इस लेवल से आपका सेल्फ एस्टीम को वो असेस करते हैं, यूजुअली क्वांटिफाइबल वे में असेस करते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन था कि 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं उनके सेल्फ एस्टीम के। ये क्या होते हैं? सबसे पहले एकेडमिक कॉम्पिटेंस लिखेंगे, एथलेटिक कॉम्पिटेंस, फिजिकल अपीयरेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस। कंफ्यूज मत होना, एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस दो डिफरेंट चीज है, बिकॉज एनसीईआरटी में एथलेटिक कॉम्पिटेंस का दूसरा शब्द भी दे रखा है दिस इज फिजिकल कॉम्पिटेंस। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 4 आपके ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो 6 से 7 साल के बच्चों में सेल्फ एस्टीम में जहाँ पे असेस किया जाता है।
ओवरऑल सेल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, अगर टाइम हो तो आपके लिख सकते हैं कि कैपेसिटी होता है एक इंसान का अपने आप को व्यू करने का इन टर्म्स ऑफ स्टेबल डिस्पोजिशन, जो परमिट करता है सेपरेट इवैल्यूएशंस को कंबाइन करके जनरल इवैल्यूएशन बनाना हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में। एंड देन फाइनली आप इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि सेल्फ एस्टीम जिन बच्चों का ज्यादा होता है वो अकेडमिकली जिनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है वो स्कोर भी उतना ज्यादा अच्छा करते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सेल्फ एस्टीम में बना सकते हैं। सेल्फ एस्टीम के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जो आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी का जो है इधर कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रखा है, पर इधर एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन रख रखा है जिसको हम आपको यहाँ पे एग्जाम में लिख के आएंगे। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि लोग जो होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दे बिलीव दैट दे कंट्रोल देयर लाइफ सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई इंसान है जो बिलीव करता है दैट ही और शी हैज द एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तब वो इंसान एक हाई सेल्फ एफिकेसी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मतलब कि अगर मैं विश्वास करती हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर बिहेवियर में मेरे पास एबिलिटी है, मैं बिहेव कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरीके से जिससे मेरे को गोल अचीव हो जाए, तो मेरा सेल्फ एफिकेसी हाई है। तो ये आप डेफिनेशन लिख देंगे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर एबल टू क्विट स्मोकिंग वेरी इजिली, दे आर हाई ऑन सेल्फ एफिकेसी। फर्दरमोर आप यहाँ पे ये भी लिखना जरूरी हो जाता है कि कौन सी थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये हमारा थ्योरी जो है बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी उस पे बेस्ड है। ठीक है, एंड देन सेल्फ एफिकेसी जो होता है उससे क्या होता है, उससे इंसान सिलेक्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को, इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपने सर्कमस्टांसेस को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। एंड फाइनली यू कैन मेंशन दिस दैट ये सेल्फ एफिकेसी जो है वो डेवलप भी करी जा सकती है। सेल्फ रेगुलेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक सा एनसीईआरटी की डेफिनेशन देनी है कि इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर एंड पीपल जिनका यहाँ पे जो चेंज कर पाते हैं अपने उसको, वो अपने सेल्फ रेगुलेशन में हाई होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन जो है उसका एक टाइप ऑफ पार्ट हो जाता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है लर्निंग टू डिले और डिफर योर ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। ठीक है, डिले करना अपने ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड को, उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, जो काफी कॉमन है रिलीजन्स में। आप देख सकते हो जब लोग व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो ये काफी कॉमनली देखने को मिलता है। एंड देन आप यहाँ पे 3 वो लग सकते हैं सेल्फ कंट्रोल को कैसे एनहांस करे, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करे, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दे एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट दे। इसको आप या तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एज इट्स गिवन इन एनसीईआरटी, या तो आप ना एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। नेक्स्ट आ जाता है ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो है इसको डिस्क्राइब करो इन अ कल्चरल अप्रोच। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सेल्फ करके आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमको सिंपल सा टेबुलर फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे वेस्टर्न एंड इंडियन अप्रोच करके। वेस्टर्न अप्रोच में सबसे पहला पॉइंट है कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो रिलेटिवली फिक्स देखने को मिलती है। इंडियन अप्रोच में ये जो बाउंड्री होती है इसका शिफ्टिंग नेचर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे वो डायग्राम भी बना सकते हैं, वो डायग्राम मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, बट वो डायग्राम जरूर बनाइएगा अगर आपके पास टाइम होगा, उससे आपका जो आंसर है वो ज्यादा एनहांस होकर आ जाएगा। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्लियर डाइकोटोमीज होल्ड करते हैं सेल्फ और अदर के बीच में, इधर उतनी क्लियर डाइकोटोमीज नहीं होती है। डाइकोटोमी मतलब डिवीजन एक तरीके से सोच सकते हैं। वेस्टर्न में यहाँ पे इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इंडियन कल्चर में हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस पे फोकस होता है। ठीक है, हम लोग सब हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड फाइनली एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्टर्न कल्चर इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड इंडियन कल्चर इज वेरी कलेक्टिविस्टिक इन नेचर। ठीक है, इतने में आप लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। इसके साथ अगर आपको लगता है कि 6 मार्क्स में आ रहा है तो डायग्राम बना देंगे तो उसका भी मार्क्स मिल जाएगा। एंड देन फाइनली एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कि वेस्टर्न कल्चर्स जो होते हैं वहां पे आपको एग्जांपल दे दी कि वहां के बच्चों जो होते हैं उनको अर्ली एज में इंडिपेंडेंस दी जाती है। इंडिया में हम लोगों को बोला जाता है कि नहीं सबको साथ में लेके चलो, ऐसे आप एक एग्जाम्पल बना सकते हो जो आपको लगे रेलिवेंट है। ऑलराइट, फाइनली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता, फाइनली नहीं सॉरी, ओके, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आके आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, या फिर व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। अगेन ये क्वेश्चन उतना आया नहीं है अभी तक, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस बिकॉज ये एक सब पार्ट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक 6 मार्कर आ गया, उसमें पहले पार्ट में है कि व्हाट इज पर्सनालिटी, डिफाइन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अगर ये है तो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन आपकी दे रखी है कि पर्सनालिटी जो होती है रेफर्स टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। आप ये लिख सकते हैं कि ये लैटिन वर्ड जो है पर्सोना जो वर्ड है उससे ये ओरिजिन करके आता है। एंड देन अगर आपको ये बैकड्रॉप लिखना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं होगा तो बस इतना लिख दीजिएगा कि लैटिन वर्ड पर्सोना जो मास्क होता था एक्टर्स पहनते थे उससे वो बन के आता है। एंड देन यहाँ पे आप लिखेंगे कि कंसिस्टेंसी जो होता है बिहेवियर का काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि एक बार आपने किसी को बिहेव करते हुए देख लिया तो आपने माना कि यही पर्सनैलिटी है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिहेवियर में। एंड फाइनली आपके फीचर्स क्या है पर्सनैलिटी के, 4 फीचर्स हैं एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वैसे के वैसे यहाँ पे हैं कि बोथ फिजिकल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, इसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक, ठीक है, हर इंसान में यूनिक होता है। मेन फीचर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होते बट एट द सेम टाइम काफी डायनामिक भी होता है, ठीक है, मतलब काफी टाइम बाद चेंज होंगे बट डायनामिक भी है, धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं कहीं पे भी आपकी पर्सनालिटी। एक क्वेश्चन बन के आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, या फिर डिस्कस हाउ देयर हैज बीन मेड कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप सिंस एशियन टाइम्स। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो 6 मार्क्स में ही आएगा, इसको 4 मार्क्स में देने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो 3 बेसिक हेडर्स बन के आते हैं हमारे, टाइप, ट्रेट और एक इंटरैक्शनल भी है, ठीक है। अगर सिर्फ टाइप वर्सेस ट्रेट अप्रोच है तो आप सिर्फ ये लिखेंगे, बट अगर आपको पूरा कैटेगराइजेशन पूछा है तो आप इंटरैक्शनल भी यहाँ पे ऐड करेंगे। टाइप अप्रोच की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे कि टाइप अप्रोच जो होता है वो अटेम्प्ट करता है कॉम्प्रीहेंड करने का ह्यूमन पर्सनालिटी को बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स इन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं कि ब्रॉड पैटर्न होता है, ईच बिहेवियरल पैटर्न रेफर्स टू वन टाइप इन विच इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद दैट पैटर्न, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है, हमने असाइन कर दिया कि इस पैटर्न में ये चीजें होती हैं, तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। अब ये डेफिनेशन जो है टाइप अप्रोच की सिर्फ इतनी ही मिलेगी आपको, ठीक है, आगे भी जाके तो बस इतना लिख के आना है। इसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा शॉर्ट कंटेंट हो जाएगा, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है, कि शेल्डन का एग्जाम्पल त्रिगुणा, त्रिदोषा, चरक समेता, तो डिफरेंट टाइप अप्रोचेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा लंबे मार्क्स में आता है। सिंपल है, उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। ट्रेट अप्रोच जो है तो ट्रेट अप्रोच फोकस करता है ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलोंग विच इंडिविजुअल्स टेंड टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इंसान है, शाय है, तो डिग्री ऑफ शाइनेस कितनी है, तो वो एक ट्रेट बन के आ जाता है आपका, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करता है। इसके बारे में आपको आगे ट्रेट अप्रोच जब हम लोग करेंगे वहां पे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, वहां से भी आप पॉइंटर्स उठा सकते हैं एंड ऑब्वियसली एग्जांपल जरूर दे दीजिएगा कि कैटेल, आल्पोर्ट, आइंसेंक, तो इन लोगों ने जो डिफरेंट ट्रेट अप्रोचेस के विद इन थ्योरीज आती है वो इन्होंने दी है। एंड फाइनली इंटरैक्शनल अप्रोच, इसमें ज्यादा कुछ करनी है, बस इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, ये होल्ड करता है कि सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आवर बिहेवियर, ठीक है, सिंपल। फिर आपका जो टाइप अप्रोचेस पे जो क्वेश्चन है अगर ये आया तो आपका 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। आपको हर थ्योरी को थोड़ा थोड़ा करके 1-2 लाइन करके लिखना होगा, या तो ये आपको हर थ्योरी को इन डेप्थ समझाएंगे, ठीक है, इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से लिख रही हूँ। टाइप अप्रोच जो है सबसे पहले हम लोग उसके सारे थ्योरीज देखेंगे, मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी अगर 6 मार्क में आए तो आपको उसको कैसे लिखें, ठीक है। एंड फर्दरमोर अगर वो खुद में एक क्वेश्चन बन के आ जाते तो क्या लिखें। सबसे पहले तो टाइप अप्रोच में हम लोग वो लिख देंगे जो टाइप अप्रोच की डेफिनेशन लिखी थी हमने ऊपर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऑल द थ्योरीज दैट वी हैव। तो सबसे पहले हिपोक्रेटिस में आप कह देंगे कि 4 ह्यूमर के बेसिस पर टाइपोलॉजी बनाई थी, सैंग्विन, फ्लेग्मेटिक, मेलांकोलिक एंड कॉलेरिक, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है इन चारों टाइप्स का, तो डरिएगा मत। आई नो बहुत सारे सैंपल पेपर्स में ये भी पूछ लेते हैं कि इनका एग्जांपल दो, इसका एक्सप्लेनेशन दो, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इतना है, आपको ये 4 याद करके जाने, आप इसको आराम से लिख दीजिएगा। चरक संहिता की बात करेंगे कि एक फेमस ट्रीटीज है आयुर्वेदा पे, जहाँ पे कैटेगराइज किया लोगों को वता, पिता, काफा के बेसिस पे, जो त्रिदोषा कहलाया जाता है, ह्यूमरल बेसिस, ठीक है। एंड ये एक इंसान की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। अगर कम टाइम हो तो बस ये लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिदोषा और वता, पिता एंड काफा। त्रिगुणा 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। इससे मोस्ट पीपल फेमिलियर होते हैं, बट उसमें आप बेसिकली लिख सकते हैं कि सत्व जो होता है यहाँ पे क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस आ जाता है। रजस जो है इंटेंस एक्टिविटी, डिजायर फॉर इंटेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड तमस जो होता है यहाँ पे एंगर, एरोगेंस, डिप्रेशन, लेजीनेस, ये सब आ जाता है। तो ये त्रिगुणा आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे, ये हर इंसान में प्रेजेंट होते हैं, बट किसका ज्यादा डोमिनेंस है वो इंसान की पर्सनैलिटी को दिखाता है, ठीक है। अगर कम टाइम हो सिर्फ इनका लिख दीजिएगा और एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा,
एग्जैक्टली एज इट इज रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट है आपकी शेल्डन की थ्योरी। शेल्डन ने क्या किया था, लोगों को उनके बॉडी के बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश की थी। तो इधर उन्होंने कहा 3 टाइप, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंडोमॉर्फ से। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, जो फैट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड राउंड होते हैं, ठीक है। बाय टेम्परामेंट दे आर वेरी रिलैक्सेबल एंड सोशिएबल। मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो आपके मस्कुलर ज्यादा होते हैं, एनर्जेटिक, करेजियस। एंड एक्टोमॉर्फ जो होते हैं थिन, लॉन्ग एंड फ्रिजाइल इन बॉडी बिल्ड। इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर टाइम हो कि दीज आर जस्ट बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू बैक इट, बट अगर टाइम ना हो तो सिर्फ इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एंड देन ऑब्वियसली काली अंक का हमें लिखना जरूरी हो जाता है, इंट्रावर्जन एंड एक्सट्रावर्जन। इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं, आप सिंपली लिख देंगे, जो प्रेफर करते हैं अलोन रहने के लिए, अवॉइड करने के लिए लोगों से, विद्रॉ करते हैं इन द फेस ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड आपके जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सोशिएबल, आउटगोइंग एंड ड्रॉन टू ऑक्यूपेशंस जहां पे ज्यादा लोगों से डील करना हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो जाता है। एंड देन फाइनली लास्ट जो चीज हमारी आ जाती है वो है फ्राइडनमैन एंड रोजनमैन की थ्योरी, जिसमें उन्होंने लोगों को अपने साइकोलॉजिकल जो उनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा टाइप ए जो लोग होते हैं वो काफी मोटिवेटेड होते हैं, पेशेंस लैक करते हैं, उनको रहता है कि हमेशा काम जल्दी जल्दी हो, हमेशा हरी में रहते हैं, हमेशा लगता है बर्डन होते हैं वर्क के साथ। एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू इश्यूज लाइक हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। टाइप बी का कुछ डेफिनेशन नहीं है, टाइप बी इज बेसिकली द एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स, ठीक है। अगर ये ट्रेट्स एब्सेंट हो तो ये आपको टाइप बी पर्सनालिटी हो जाता है। आगे जाके मॉरिस ने टाइप सी एंड टाइप डी भी दिया। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लेटर के 2 पार्ट्स नहीं है, फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने नहीं दी है। मॉरिस ने क्या कहा कि टाइप सी पर्सनालिटी वो होती है जो कैंसर के लिए प्रोन होता है, ठीक है, जिनको कैंसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, नेगेटिव इमोशन को सप्रेस कर देते हैं, कंप्लायंस दिखाते हैं ज्यादा अथॉरिटी के टूवर्ड्स। एंड फाइनली टाइप डी पर्सनालिटी सिंपली ज्यादा प्रोन होते हैं टू डिप्रेशन। तो ये 4 टाइपोलॉजी है आपकी, ठीक है। फाइनली एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आया 6 मार्क में, सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप अप्रोच होता क्या है, फिर लिखेंगे कि हिपोक्रेटिस ने ये 4 में डिवाइड करा था, चरक संहिता त्रिदोषा पे डिवाइड करती है, वता पिता काफा, त्रिगुणा में 3 डेफिनेशन होती है, सत्व रजस तमस। टाइम हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वरना सिर्फ एग्जांपल लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, इंटेंस एक्टिविटी, लेजीनेस, एरोगेंस, ऐसे कर। फिर इसके बाद शेल्डन ने 3 में डिवाइड किया, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, कार्ल यंग एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रावर्जन। एंड देन फाइनली फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने टाइप ए, बी एंड देन मॉरिस ने सी एंड डी ऐड यहाँ पे कर दिया। फिर हम बात करते हैं ट्रेट अप्रोच की टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी। अगेन ये भी बहुत लंबा टॉपिक है एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि आपके 6 मार्क में आएगा, क्योंकि टाइप ए जो टाइप अप्रोच है वो तो एनीवेज काफी लंबा है, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है। इसमें आपके ज्यादा चांस है 3-4 मार्क में आने के, इंडिविजुअल जो थ्योरीज है उनकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे डील करेंगे उनसे, सबसे पहले ट्रेट अप्रोच को एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो है एक्सप्लेनेशन आप इसको अपने डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, एज एन लाइक जब डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आए उसमें भी डाल सकते हैं। तो ट्रेट अप्रोच जो होता है मेनली आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टराइजेशन होता है। दे ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होती हैं आपकी पर्सनैलिटी की। फिर आप ट्रेट को डिफाइन कर देंगे कि ट्रेट्स जो होता है इट इज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम अनदर, ठीक है। रेंज ऑफ पॉसिबल बिहेवियर दिखाता है ट्रेट्स आपके। एंड इसके 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, एक तो ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ओवर अ पीरियड टाइम, दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस, एंड ये जो स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन होता है ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपने पर्सनालिटी पे डिपेंड करके। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके थ्योरीज पे, ट्रेट अप्रोच के विद इन जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। सबसे पहले जो आपकी थ्योरी है वो गॉर्डन एल्पोर्ट की थ्योरी है। अब यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी बेस दे दिया उनकी मदर टेरेसा है, एंड देन उनके बारे में, एंड देन आइडेंटिफाई करो कि इनका कौन सा पर्सन का बिहेवियर कैसे दिखा रहा है, ऑलपोर्ट कैसे डिफाइन करेगा, या तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी में डिफरेंशिएशन करो। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 मार्क्स के में ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि गॉर्डन ऑलपोर्ट है जो ही इज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास ट्रेट्स होते हैं जो डायनामिक होते हैं नेचर में, और वो इंटीग्रेट करते हैं स्टिमुला एंड रिस्पॉन्सेस को जो अदरवाइज डिसिमिलर लगे एक दूसरे से। एंड देन आप बेसिकली लिख देंगे कि इनको लगता था कि जो लोग वोकैबुलरी यूज करते हैं उनका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अपनी वोकैबुलरी का ऑन द परसेप्शन ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटी, एंड देयरफॉर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को काफी एक्सटेंसिवली स्टडी किया। एंड उन्होंने कहा कि 3 बेसिक आपके यहाँ पे एक तरीके से
से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स जो होता है हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे कि जैसे महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस मूवमेंट था, समथिंग जो अब नॉन वायलेंस सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में गांधी जी ही आते हैं, ठीक है। जो उनकी पूरी लाइफ को एक तरीके से दर्शाता है वो आपका कार्डिनल ट्रेट होता है। सेंट्रल ट्रेट होता है जो लेस परवेसिव होते हैं बट क्वाइट जनरलाइज्ड, ठीक है, कि ये इंसान है, ये काफी वार्म है, काफी सिंसियर इंसान है, ये काफी एंग्री इंसान है, ये काफी डिप्रेस्ड इंसान है। तो ऐसी चीजें आपके बारे में जो आपका पूरी लाइफ का पर्पस नहीं दिखाती बट तब भी कहीं ना कहीं आपके जनरलाइज स्टेटमेंट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे जॉब एप्लीकेशंस में आप जो यूज करते होगे स्टेटमेंट्स, वो सब आपकी सेंट्रल में आ जाएगी। एंड फाइनली सेकेंडरी आप लिख देंगे ट्रेट्स में कि दिस पर्सन लाइक्स मैंगोज, दिस पर्सन लाइक्स टू वॉच दिस शो, ये जो होता है आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। केटेल की जो पर्सनालिटी थ्योरी है उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है पास्ट में, ये डिस्टिंग्विश करे सोर्स एंड सरफेस ट्रेट में एंड गिव यहाँ पे सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे रेमंड केटेल जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी जहां पे उन्होंने ये दो फैक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट किया था एंड ही बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया अगेन प्राइमरी ट्रेट्स बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। केटेल एंड आलपोर्ट में ये दोनों सिमिलैरिटीज हैं कि उन्होंने लैंग्वेज का यूज करके काफी ज्यादा पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज किया जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा सोर्स ट्रेट्स होते हैं एंड दूसरा उन्होंने कहा सरफेस ट्रेट्स होते हैं। सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं, दे आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड सरफेस ट्रेट्स जो होते हैं वो इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जब इंट्रैक्शन होता है तो आपका सरफेस ट्रेट अराइज करता है। सिंपल एज दैट। यहाँ पे फिर आप 16PF के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चनर है जो वाइडली यूज होता है, इसी जो ट्रेट्स हैं उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। ओके, तो कटेल का जो है अगेन ज्यादा लंबा नहीं है, ये 3 मार्क में आपके आने के चांसेस बन जाते हैं। आइसिंग की थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये आपके 4 मार्क्स में आ सकता है, इनफैक्ट ये 6 में भी आ सकता है, बट अगेन चांस कम है 6 में आने के, 4 मार्क्स में ज्यादा आपके चांसेस आ जाते हैं। आइसिंग जो है उसकी थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले आइसिंग ने इंसानों के जो पर्सनालिटी होती है उसको 2 डायमेंशंस में डिवाइड किया, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन में। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी आपका डिग्री टू विच अ पर्सन हैज कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स दिखाता है। आप लिख लेंगे कि न्यूरोटिसिज्म में इंसान में कंट्रोल नहीं होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी में ऑब्वियसली इंसान में कंट्रोल होता है। वर्सेस आपका एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन अगेन जो हम लोगों ने वहां पे बताया था कार्ल यंग के टाइम पे, सिमिलर ही यहाँ पे आ जाता है। वन एक्सट्रीम पे लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, अदर एक्सट्रीम में लोग होते हैं क्वाइट, कॉशियस और रिजर्व रहते हैं। फाइनली आगे जाके आइसिंग क्या करते हैं, आगे जाके लेटर ऑन इन हिज वर्क ही एड साइकोटिज्म का भी डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं सोशियबिलिटी वर्सेस साइकोटिसिज्म, जहाँ पे वो बात करते हैं कि एक पर्सन जिसका साइकोटिसिज्म में हाई हो वो इंसान हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल होता है, ठीक है। इतना यहाँ पे लिखना है एंड देन आप EQ को मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। आइसिंग की थ्योरी 2 सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर आप कहेंगे कि लेटर ऑन ये वाला ऐड हुआ था। टाइम हो तो एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट विल मेक योर आंसर इवन बेटर। फिर आपका आ जाता है व्हाट इज द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बॉक्स में लिखा था बिग ओशन टाइप में। अब ये जो 5 फैक्टर पर्सनालिटी का मॉडल है, ठीक है, इसको याद करने का एक्रोनिम है ओशन, ठीक है, ओशन। बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे जो भी ट्रेट्स हैं इनकी जो फर्स्ट लेटर है ये ओशन बनाता है, ठीक है। इनको बनाया किसने था, पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे ने। एंड ये बेसिकली क्या करता है, ये डिवाइड करता है लोगों को इन 5 बिग ट्रेट्स के उसमें। एंड ये जो ट्रेट्स होते हैं हर ट्रेट में अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो इंसान ओपन टू एक्सपीरियंस होता है, वर्सेस समबडी जो नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा रिजिड होता है अपने उसमें टाइप में। कॉन्शियस लोग वर्सेस समबडी जो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव हो। एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस समबडी जो बहुत ज्यादा शाय हो। अग्रीएबल हो मतलब कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग वर्सेस समवन जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड एंड हॉस्टाइल हो। न्यूरोटिसिज्म समबडी जो हमेशा डिस्ट्रेस वगैरह में रहे वर्सेस समबडी जो वेल एडजस्टेड हो। तो ये आपके बिग 5 में आ जाएगा। ये ज्यादातर नहीं आया है बट इट इज सेफ टू नो। ऑल्सो ये MCQ में आपके आने के क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ डज द साइकोडायनामिक अप्रोच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। अगेन ये क्वेश्चन जब आपका आता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये आ चुका है पहले 6 मार्क में, बहुत ही ज्यादा कंटेंट है, क्या लिखे क्या ना लिखे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है सबको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके डील करेंगे इसके इंटरनल के कंपोनेंट्स में भी एंड देन इसके साथ इसके
जो 6 मार्कर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे लिखें। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन दे रखा है, मैंने स्ट्रक्चर की बात करी है। चांसेस है आपको पूरा साइकोडायनामिक ही आ जाए, जिसके वजह से आपका स्ट्रक्चर भी आएगा, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी आएगा, साइकोसेक्सुअल चेंजेस भी आएगा। तब क्या करना है, इसमें क्या करना है वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो अगर स्ट्रक्चर पे आएगा तो बहुत सिंपल है, हम लिख देंगे फ्रॉइड ने कहा कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, बट ये हमारे को हमारा जो बिहेवियर होता है उसे डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज ये अनकॉन्शियस होता है। एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इड होता है, इड के बारे में लिख देंगे कि एक पर्सन का इंस्टिंक्चुअल एनर्जी डिफाइन करता है, प्रिमिटिव नीड्स पे ऑपरेट करता है, सेक्सुअल डिजायर, अग्रेसिवनेस, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड ये जो होता है ये 2 चीजों से एनर्जाइज होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट से। ईगो की बात करेंगे, ईगो जो होता है वो इड के थ्रू ग्रो करता है, एंड इट सीक्स टू सैटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी। रियलिटी को मद्देनजर रखे इंसान की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, एंड तभी उसको रियलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है जिसपे वो ऑपरेट करता है। एंड इट ऑफन डायरेक्ट्स द इड towards more appropriate ways of behaving. And finally सुपर ईगो आपका मॉरल ब्रांच होता है मेंटल फंक्शनिंग का, और ये इड और ईगो को बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करें जो एथिकल हो, जो सही हो। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये सोशलाइजेशन प्रोसेस को इंटरनलाइज कर लेता है, जो बाहर बच्चों को सिखाया जाता है कि बी अ गुड पर्सन, बी अ नाइस पर्सन, वो इंटरनलाइजेशन जब आती है तो आपका सुपर ईगो बन के आता है। तो यहाँ पे 3 चीजें आ जाती है, सबसे पहले इड हो गया, एक हो गया ईगो, और एक हो गया आपका सुपर ईगो। इसको आप अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। अगर ये आपका पूरा 6 मार्क में आता है, पूरा साइकोडायनामिक अप्रोच, तो आप इसको एक एक लाइन में लिखेंगे कि इट जो होता है पर्सन का इस प्रिमिटिव नीड, सेक्सुअल डिजायर, अग्रेसिव बिहेवियर एंड प्लेजर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल में करता है, अप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग बताता है। सुपर ईगो जो होता है एथिकल चीजों पे बताता है, मॉरल ब्रांच होता है मेंटल फंक्शनिंग का। ठीक है, एक एक लाइन में बढ़ा देंगे, बट अगर आपका 3 मार्क्स में आता है एज अ स्ट्रक्चर तो हम ये चीजें लिखते हैं। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में हम लिख लेंगे कि फ्रॉइड ने कहा कि 3 लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के। एक होता है फर्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस में हम लोग अवेयर होते हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस के बारे में। सेकंड होता है आपका प्री कॉन्शियस, ठीक है, जहाँ पे मेंटल एक्टिविटी, जहाँ पे हम अवेयर बन सकते हैं अगर हम उसको क्लोजली अटेंड करें, कि मैंने सुबह सुबह क्या खाया था, थोड़ा सा सोचो अगर मैं उसके बारे में, तो मैं क्लोजली अटेंड करूंगी तो मेरे को अवेयरनेस आ जाएगी। प्री कॉन्शियस होता है। एंड अनकॉन्शियस जिसके बारे में हम टोटली अनअवेयर हैं, हम उसमें टैप इन भी नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस एक तरीके का रिजर्वॉयर बन जाता है हमारे इंस्टिंक्टिव और जो एनिमल ड्राइव्स होती है उसका रिजर्वॉयर बन जाता है। सारा आपका सेक्सुअल अर्जेस जो होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर जो होता है, वो आपका अनकॉन्शियस के थ्रू निकल के आता है। एंड देन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अनसक्सेसफुल जो रेजोल्यूशन होते हैं उससे एबनॉर्मल बिहेवियर निकल के आता है। एंड जो अनकॉन्शियस होता है वो स्लिप करता है हमारे कॉन्शियस लाइफ में बाय मिस प्रोनाउंसिएशन, जोक्स मार लिया किसी ने, मिस प्रोनाउंसिएशन कर दिया जिसको फ्रॉइडियन स्लिप कहा जाता है, या फिर ड्रीम्स के थ्रू भी हमारा अनकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस में आने की कोशिश करता है। एंड इसको पढ़ने के लिए एक साइको एनालिसिस ब्रांच बनाया गया है जो पर्टिकुलरली इसी चीज को पढ़ता है। अगर ये 6 मार्क में आता है पूरा साइकोडायनामिक, बस एक एक लाइन में, इनफैक्ट एक लाइन में भी नहीं, आप इसको ही पूरे को 1-2 लाइन में कर सकते हैं, वैसे करके एक्सप्लेन कर दें। फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, या तो आपको सीधा सीधे पूछेगा ये, या तो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे देगा एंड बताएगा कि अब बताओ ये कौन सा बिहेवियर डिस्प्ले कर रही है। एमसीक्यू में तो पक्का पक्का आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको थॉरोली समझें, अच्छे से समझें, बिकॉज कभी कभी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि एक तरीका होता है फॉर अस टू रिड्यूस एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग आवर रियलिटी, एंड देन आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। डिप्रेशन सबसे कॉमन टाइप होता है जहाँ पे लोग जो होते हैं अपने जो बिहेवियर होते हैं, जो एंजाइटी दे रहा होता है, इसको जो थॉट्स होते हैं उसको कंप्लीटली डिसमिस कर देते हैं अनकॉन्शियसनेस में, ठीक है, जो भी चीजें हैं उसको रिप्रेस कर देते हैं, अंदर दबाते जाते हैं एंड वो हमारा अनकॉन्शियस में चला जाता है। दिस हैज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर एग्जिस्टेंस। प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपने एट्रीब्यूट जो होते हैं, अपने जो ट्रेट होते हैं उसको दूसरे लोगों पे एट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि अगर उनको लगता है कि दुनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो वो यूजुअली खुद भी बहुत अच्छे एंड चार्मिंग होते हैं। यही अपोजिट भी होता है, अगर लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हो लोगों के बारे में तो वो खुद भी वैसे ही टाइप के बिहेव करते हैं। डिनाइल क्या होता है, अ पर्सन टोटली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। HIV का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर किसी को कैंसर हो, किसी को बहुत ज्यादा क्रॉनिक इलनेस हो, कभी कभी वो डिनाइल में चले जाते हैं।
रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में लिख सकते हैं। एक पर्सन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है बिहेवियर ऑपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग। कभी कभी आपने देखा होगा लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा ट्रॉमा में आ जाते हैं तो वो हंसना कभी कभी शुरू कर देते हैं, तो दैट इज ऑपोजिट, उनको रोना आ रहा है पर वो हंस रहे हैं, दैट इज व्हाट रिएक्शन फॉर्मेशन इज। वो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड फाइनली रैशनलाइजेशन, a person tries to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable and acceptable। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मैंने हार्वर्ड में अप्लाई किया, मेरा वहां पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, मुझे वहां पे नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ कि मेरे को तो कभी अप्लाई ही नहीं करता था, उनका तो कोर्स भी अच्छा नहीं है, वहां पे तो सिर्फ अमीर ही जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जो होता है वो आपका रैशनलाइजेशन हो जाता है कि आपके साथ ये जो चीज हुई तो आपने अपने आप को बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, एंड आप रैशनलाइज कर लो उस चीज को। फिर आता है आपका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइकोसेक्सुअल स्टेज अगर आपका साइकोडायनेमिक अप्रोच पूछा गया है तो लिखना ही लिखना है। इसमें वेरिड स्टेजेस होते हैं जिसमें फ्रॉइड ने डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे टेक प्लेस करता है। सबसे पहले वो कहता है कि ओरल स्टेज होता है। ओरल स्टेज में आपका जो एरोजीनियस पार्ट जिसको हम कहते हैं वो होता है आपका माउथ। ठीक है, जो आपका प्लेजर है वो माउथ से रिसीव किया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज जो बच्चे होते हैं उनको जो सर्वाइवल होता है वो अपने मदर के ब्रेस्ट मिल्क से आता है, तो उनका खाना पीना जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दैट इज वाई आपका प्लेजर यहाँ पे माउथ से आता है। एंड फ्रॉइड ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि दुनिया काफी बिटर प्लेस है, काफी मतलब यहाँ पे बहुत बिटरनेस देखने को मिलती है, देन यू आर प्रॉब्ली समवन जिसने डिफिकल्टी फेस करी होगी इन द ओरल स्टेज। एनल स्टेज जो होता है यहाँ पे लिख रखा है कि जो दुनिया होती है वो काफी डिमांड्स रखती है। ठीक है, एक बार बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो बच्चे को भी धीरे धीरे वर्ल्ड के बारे में सीखना पड़ता है, नॉर्म्स के बारे में सीखना पड़ता है, कैसे बिहेव करे सिचुएशन में वो सीखना पड़ता है। तो ये जो डिमांड्स होती है, सबसे पहला डिमांड जो होता है आपका वो होता है डिफिकेशन रिलेटेड। ठीक है, पॉटी ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा कराया जाता है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनको कभी कभी बहुत ज्यादा इशू भी आ जाता है। तो क्यों यहाँ पे, क्योंकि आपका इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज शुरू होता है इड और ईगो के बीच में। अगर कोई इंसान है जो इस फेज से प्रॉपरली निकल नहीं पाता है तो यहाँ पे काफी कंट्रोल बिहेवियर देखने को मिलता है आगे जाके। ठीक है, तो एनल स्टेज में आप बस इतना लिख दीजिएगा। फैलिक स्टेज जो है, दिस स्टेज फोकसेस ऑन योर जेनिटल्स। ठीक है, यहाँ पे अराउंड दी एज ऑफ 4 and 5 जो चिल्ड्रन होते हैं उनको रियलाइज होता है कि मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंस होता है, वो अवेयर कर जाने लगते हैं अबाउट सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिपस कॉम्प्लेक्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन ना खुद में भी 6 मार्कर में आ सकता है, तो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप उतना भी लिख के आ जाओगे तो आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो एडिपस कॉम्प्लेक्स अगर खुद में आए तो बहुत ही बड़ा चलेगा, बट सिंपली हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर एंड कॉन्सिक्वेंट फेयर ऑफ पनिशमेंट एंड कैस्ट्रेशन बाय द फादर। इसका सिमिलर विमेन में जो देखने को मिलता है वो हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप इसको फर्दर भी डिफाइन कर सकते हैं अगर इसी पे क्वेश्चन आए, अदरवाइज इतना आपने जो अगर लिखा है वो भी मोर देन इनफ होगा। लेटेंसी स्टेज क्या होता है? लेटेंसी स्टेज जो होता है, दिस इज द स्टेज जो आपका 7 ईयर से लेके प्यूबर्टी में आता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो फिजिकली ग्रो कर रहा होता है, सेक्सुअल जो अर्जेस होते हैं वो रिप्रेस हो जाते हैं, इनएक्टिव रहते हैं वो, एंड जो आपकी एनर्जी होती है वो अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के टुवर्ड्स जाती है। एंड देन फाइनली जेनिटल स्टेज जहाँ पे पर्सन मेच्योरिटी अराइज कर जाती है, मेच्योरिटी, एंड यहाँ पे इंसान डील करना सीखता है विद द ऑपोजिट सेक्स इन द सोशल एंड सेक्सुअली मेच्योर वे। ठीक है, काफी लंबा आंसर बनेगा, ये खुद में ही एक 6 मार्कर बन के आ सकता है। जितना जितना मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप उतना लिख लेंगे आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरिस पे। ठीक है, अगेन इसको पूरा का पूरा पोस्ट फ्रॉइडियन थ्योरिस था ये जरूरी नहीं है, बट आपको इन बाय डेफिनेशन पर्टिकुलर थ्योरीज आ सकती है कि अच्छा ये थ्योरी बताइए, ये थ्योरी बताइए, इनने क्या बोला, तो वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट फ्रॉइडियन का एक डेफिनेशन लिख देंगे कि वो होते क्या हैं, फिर आप शुरू करेंगे कि कार्ल यंग जो थे वो सबसे पहले पोस्ट फ्रॉइडियन थे। वो कहते थे कि इंसान जो होता है उसके सिर्फ सेक्स एंड अग्रेशन से नहीं चलता, एम्स एंड एस्पिरेशंस भी होते हैं लोगों के, एंड उन्होंने खुद का एक फील्ड बनाया एनालिटिकल साइकोलॉजी करके। ठीक है, एंड देन आप बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे कि इंसान जो होता है वो अपने आप के विद इन जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उससे ग्रैपल कर रहा होता है, ना कि अपने आप से वर्सेस दुनिया से। ठीक है, जो फ्रॉइड कहता है ना कि हमारा जो और दुनिया का है वो मैच नहीं कर पाता, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। यहाँ पे कार्ल यंग कह रहा होता है कि बेसिक अजम्पशन है कि हम लोग अपने विद इन ही इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंड देन आप मेंशन कर सकते हैं कि कार्ल यंग ने आर्केटाइप्स के बारे में बोला था कि हम लोगों का सबका एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, जहाँ पे उन्होंने भगवान और मदर अर्थ का एग्जाम्पल दिया था।
कैरन हॉर्नाई जो थी उन्होंने एक ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया। उन्होंने फ्रॉइड की ट्रीटमेंट ऑफ विमेन को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा विमेन जो होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती है बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स से। एंड उन्होंने ये भी कहा कि डिस्टर्ब जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं चाइल्डहुड में वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अराइज करा सकते हैं। एंड एक फाइनल चीज़ जो आ जाती है कैरन हॉर्नाई में इज अबाउट बेसिक एंजाइटी जो अराइज करती है ड्यू टू मतलब इराटिक बिहेवियर, जो इनसिक्योरिटी होती है जो चिल्ड्रन में, उसको हम एक तरीके से बेसिक एंजाइटी कहते हैं। अल्फ्रेड एडलर जो थे उन्होंने एक अपना खुद का थ्योरी दिया अबाउट इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, अगेन जस्ट लाइक कार्ल जंग, ही सेड सिर्फ सेक्स एंड अग्रेशन पे हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, वी आर मोर पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। उन्होंने कहा हमारे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन जो होते हैं वो हमारे पर्सनल गोल्स बन के आते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि ये गोल्स जो होते हैं हमें एक सिक्योरिटी देते हैं, एक फियर जो होता है हमारे अंदर कि हम इनएडिक्वेट है उससे हमें बाहर निकालते हैं। ही ऑल्सो गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं बाकी लोगों से इंफीरियर हूँ। ठीक है, तो ये आपका अल्फ्रेड एडलर में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, आई बहुत ज्यादा यूज किया है इन्होंने। ठीक है, आई फॉर इंडिविजुअल, आई फॉर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एरिक फॉर्म की अगर बात करें तो ही टुक अ मोर सोशल ओरिएंटेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप विद अदर्स जो होते हैं वो हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम होल्स की जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से विद अदर इंडिविजुअल्स। आर कैरेक्टर्स डेवलप बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स। एंड यहाँ पे ही आर्ग्यूड कि जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती है सच एज ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स रिजल्ट फ्रॉम अ डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। तो ये जो दो बेसिक टेनेट्स हैं ये हमारे ग्रोथ और रियलाइजेशन को फर्दर इन्हांस करती है एक तरीके से। एरिक एरिक्सन के बारे में अगर बात करें तो एरिक एरिक्सन ने बेसिकली कहा कि एक रैशनल और कॉन्शियस ईगो होता है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में। उन्होंने बात किया कि यंग पीपल होती है उनको आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होती है एंड दैट वी मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्व्स अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव इन अ डायरेक्शन दैट कैन गिव देम अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस। ठीक है, तो ऐसा एक चीज़ हमारे लिए बनाना जो हमारे को एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी और एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ दे सके वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। एंड फाइनली क्रिटिसिज्म ऑफ साइकोडायनामिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यू एनालिटिक पे क्वेश्चन आएगा आप इसको या तो एंड में भी लिख सकते हैं या तो स्टार्ट में भी। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा स्टार्ट में लिखें बिकॉज देन आपको समझ में आएगा कि अच्छा न्यू एनालिटिक्स आए क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये जो थी थ्योरी है काफ़ी केस स्टडी बेसिस पे है। ठीक है, ज़्यादा इसमें साइंस का वो यूज़ नहीं हुआ जितना साइंटिफिक रिगर बाकी मेथड्स में होता है। यहाँ पे स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स को यूज़ किया गया सैम्पल के लिए एंड जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, ऑपरेशनल डेफिनेशंस नहीं थी। एंड फ्रॉइड जो था उन्होंने यूजुअली सिर्फ मेल को ही प्रोटोटाइप मान के चला, फीमेल पे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की और अगर बात भी की तो काफ़ी इंफीरियर देखा वुमेन को। तो यहाँ पे बेसिकली इतना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबाउट बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। कम चांसेस है आने के, बट अगर ये आता है तो सबसे पहले आप ये बेसिकली लिखेंगे जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो डेटा पे बिलीव करते हैं, डिफाइनेबल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, मेजरेबल ऑब्जर्वेबल पे बिलीव करते हैं, फोकस करते हैं स्टिमुलर रिस्पॉन्स के रिएक्शन में। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट के ऊपर कोई इंटरनल एस्पेक्ट पे बिलीव नहीं करते। वो सिंपली देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक चेंज होता है इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि मैं नए चीज़ें सीखती हूँ बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स जो मैं देती हूँ और उसके आगे क्या होता है आउटकम जो होता है मेरे रिस्पॉन्स का, उससे मैं नई चीज़ें हमारे लाइफ में सीखती हूँ। तो इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है इंसान की पर्सनालिटी का वो आपका रिस्पॉन्स बन के आ जाता है। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कोर टेंडेंसी जो है इज टू ऑर्गेनाइज बिहेवियर इन द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड, जो हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करता है। काफ़ी थ्योरीज थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ रखी है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग पर्सनालिटी की थ्योरीज। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे वो सोशल लर्निंग में एम्फोसाइज करता है। कम चांस है बट ये बेसिक पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच, या तो ये डायरेक्टली पूछेगा या तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है बिरहौर सोसाइटी ऑफ झारखंड का। ठीक है, इसमें जब हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि पर्सनालिटी जो होता है उसका ये जो अप्रोच है ये अंडरस्टैंड करता है पर्सनालिटी को इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये कहता है कि किसी भी ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओरिजिन ऑफ हमारा कल्चर और हमारे बिहेवियर में जो डिफरेंस होता है। ये कहता है कि किसी भी जगह क्लाइमेट, नेचुरल टेरेन, फ्लोरा एंड फौना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंसान की एग्जिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, हमारी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस पे इम्पैक्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट करती है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पीपल होते हैं
वो डेवलप करते हैं पर्सनैलिटीज इन एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। एंड देन आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे देंगे, बिरहोर सोसाइटी का और एग्रीकल्चरल सोसाइटी का। बिरहोर सोसाइटी क्या है, ये एक जगह से एक जगह मूव करते रहते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग जो स्किल्स होती है तभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने चाइल्ड रेयरिंग में डालें। बहुत ही यंग एज से वो चाइल्ड को सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू सिखाते हैं इंडिपेंडेंट होना, वो सिखाते हैं ऑटोनमस होना, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस जरूरी है। ये काफी एक जगह से एक जगह घूम रहे हैं, सेटल नहीं हो रहे हैं, हर इंसान को अपने लिए लुकआउट करना जरूरी है। दैट इज वाई यहाँ पे ये ज्यादा ट्रेट सिखाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी क्या करती है, वो एक जगह पे सेटल रहती है, तो वहां पे डिफरेंट ट्रेट जरूरी होते हैं, जैसे कि ओबीडियंस रहे अडल्ट के टूवर्ड्स, नर्चरेंट रहे यंगर लोगों के टूवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल रहे ड्यूटीज में। तो ये कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल क्वालिटीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बेसिस पे आपका पर्सनालिटी भी दिखने को मिलता है। सिंपल सा ये हम लोग यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। ह्यूमनिस्टिक पे अगर आपका क्वेश्चन आए तो ह्यूमनिस्टिक में 2 लोग हैं, रॉजर्स एंड मैस्लो। ठीक है, रॉजर्स का कंटेंट काफी ज्यादा है, रॉजर्स पे अकेले भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैस्लो की थ्योरी अलग है, रॉजर्स की थ्योरी अलग है। ऑल्दो दोनों ह्यूमनिस्टिक के अंडर आते हैं तो सिमिलर बातें करते हैं, बट हम यहाँ पे तब भी डेफिनेशन में हम इनको सेपरेट रखेंगे। रॉजर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी फुली फंक्शनिंग पर्सन की थ्योरी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि he believes that fulfillment is the motivating force फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो लोग होते हैं वो अपने एक्सप्रेस करते हैं अपनी कैपेबिलिटीज को, पोटेंशियल को एंड टैलेंट्स को टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इन्होंने 2 अजम्पशन लिए, एक तो बिहेवियर जो होता है अगेन गोल डायरेक्टेड होता है, एंड जो लोग इनेटली अच्छे होते हैं दे चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। यहाँ पे उन्होंने सेल्फ के बारे में बहुत बात किया बिकॉज उनके क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस पे उन्होंने ये थ्योरी बनाई है। तो तभी उन्होंने कहा कि एक होता है रियल सेल्फ जो हम हैं और एक होता है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है, जो अ पर्सन वुड लाइक टू बी। अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है देन द पर्सन इज जनरली अनहैप्पी और डिससैटिस्फाइड विद लाइफ। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि सोशल इन्फ्लुएंस का काफी रोल होता है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट में। जैसे हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ रखा था, सेल्फ स्टीम में पढ़ रखा था कि आपका जो कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ही फाइनली स्पोक अबाउट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो देना जरूरी हो जाता है कि इंसान ग्रो करे। मैस्लो की अगर हम लोग बात करें तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर टाइम हो तो आप उसको बना सकते हैं, जो ट्रायंगल है हायरार्की ऑफ नीड्स का। अदरवाइज आई डोंट थिंक टाइम होता है यूजुअली, तो हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी उतना क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं किया है उस ट्रायंगल को इस ईयर में एटलीस्ट। तो मैस्लो जो है उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, एक स्टेट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। इन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू लिया ह्यूमन एक्सिस्टेंस का। इन्होंने कहा कि हम फ्री होते हैं अपने आप को लाइफ को शेप करने के लिए। एक इंडिविजुअल का सोल कंसर्न जो होता है is with the satisfaction of biological and security needs। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर सिर्फ बायोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स पे हमारा फोकस रहेगा तो हम जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं बन पाएंगे, हम सिर्फ एनिमल्स की तरह बन के रह जाएंगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन आवर एग्जिस्टेंस, to focus on our here and now and to focus deeply on to how we are truly feeling in the situation। फिर आपका आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पे क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स काफी सारे होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एल्पोर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन आप लिखेंगे कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर में होता क्या है, कि लोगों से खुद के बारे में पूछना, उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछना, उन्हीं से फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर होता है। रेटिंग स्केल का यूज यहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले MMPI के बारे में, MMPI किसने दिया, हाथवे मैककिनली ने दिया, जो आपका बेसिकली वैरायटी ऑफ टाइप की साइकोपैथोलॉजी होती है उसको पढ़ता है। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, 567 स्टेटमेंट होता है, MMPI 2 लेटेस्ट वर्जन है। एंड यहाँ पे 10 सब स्किल्स होते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चांसेस इसके आने के भी बहुत कम है। याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि इसके 10 सब स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, पैरानोया एक्सेट्रा, ऐसे करके लिख सकते हैं। एंड इसका इंडियन वर्जन याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज जोधपुर मल्टीफैसेट पर्सनालिटी इन्वेंटरी जो मलिक एंड जोशी ने बनाया। ठीक है, तो नाम, काम, कितने स्टेटमेंट्स हैं,
सबसे कितने हैं एंड इसका इंडियन वर्जन। आइसेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें जो हमने आइसेंक की थ्योरी जो कर रखी है उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स बन के आ जाते हैं। बेसिकली वही है जो हमने आइसेंक की थ्योरी पढ़ी थी, वही इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। केटेल में भी सेम है, केटेल ने भी जो थ्योरी दी थी वो आप याद कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। इसका जो है यहाँ पे 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी है एंड यहाँ पे हाई स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूजुअली यूज किया जाता है, बट अडल्ट के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये आपका करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग में काफी काम आया है। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें हम, यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसकी हो रही है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर की। तो क्या होता है, सबसे पहले सोशल डिजायरेबिलिटी। थोड़े लोग सिर्फ इसलिए वो चीजों पे टिक करते हैं बिकॉज सोशली डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि वो वैसा फील करे सच में। और एक होता है एक्वेंसेंस, इसमें क्या होता है कि इंसान हर चीज में ट्रू 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 करता जाता है, यस 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 करता जाता है। तो मतलब वो ज्यादा ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, वो बस ओवरली रिपोर्ट कर रहे हैं यस को। प्रोजेक्टिव टेस्ट पे अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि डायरेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं। डायरेक्ट टेक्निक्स जो है हम लोगों ने अभी तो यूज करी, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो थे वो आपका डायरेक्ट टेक्निक्स में आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देंगे, फिर शुरू करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या करता है, इंसान असेस करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अलाउ करता है इंडिविजुअल को अपने डिजायर्स एंड फीलिंग्स को दिखाना उस सिचुएशन में। इसके फीचर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद कीजिएगा। 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले स्टिमुलाई रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। द पर्सन बीइंग असेस्ड इज यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस कि क्यों हम असेस कर रहे हैं। द पर्सन इज इन्फॉर्म कि कोई करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है इस चीज का। ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड कि वो रिवील करेगा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट उसकी पर्सनैलिटी का। और स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन जो होता है वो काफी लेंथी और सब्जेक्टिव भी चला जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के भी काफी टाइप होते हैं। सबसे पहले रॉस्टार्च का इंक ब्लॉट टेस्ट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। नाम रॉस्टार्च है, 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं। इसमें 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 रेड इंक के लिखे होते हैं और 3 होते हैं आपके पेस्टल कलर के, ठीक है। ये सिमेट्रिकल होते हैं शेप में, 7x10 के साइज में इनको इंच साइज के कार्डबोर्ड पे आपको देखने को मिलता है। 2 फेजेस होते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर और एक होता है इंक्वायरी। परफॉर्मेंस में आपको वो दिखाते हैं, बोलते क्या दिख रहा है आपको, आप बताओगे। इंक्वायरी में वो आपसे पूछते हैं कि वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड, कि आपने ये रिस्पॉन्स दिया, क्यों दिया आपने ये रिस्पॉन्स, वो बेसिकली आपका इंक्वायरी हो जाएगा। थीमेटिक अपरसेप्शन जो है उसमें आप लिखेंगे कि मॉर्गन एंड मरे ने दिया ये। 30 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स यूज होते हैं, बट यूजुअली 20 कार्ड्स भी इसमें काफी हो जाते हैं, ठीक है। होते 30 हैं पर 20 कार्ड्स में भी काफी हो जाता है। काफी स्टडीज ने ये भी देखा है कि लेसर नंबर ऑफ कार्ड्स में भी, जैसे कि सिर्फ 5 कार्ड्स में भी ये सक्सेसफुल हो रखा है। अब यहाँ पे कार्ड्स जो होते हैं एक एक करके प्रेजेंट करे जाते हैं। इन कार्ड्स में वैरायटी ऑफ सिचुएशंस दिखाई जाती हैं और इंसान को बोला जाता है अब आप इस पे स्टोरी बनाओ, ठीक है। इसका जो इंडियन वर्जन है वो उमा चौधरी ने दिया है। नेक्स्ट इसमें 3 और फैक्टर्स आ जाते हैं, रोजनबाई का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, सेंटेंस कंप्लीशन और ड्रॉ अ पर्सन। रोजनबाई का जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन है उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उससे असेस करते हैं हाउ पीपल एक्सप्रेस अग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस। ये जो टेस्ट है ये हेल्प का यहाँ पे कार्टून्स का यूज करता है, फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन दिखाता है और पूछता है आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। रोल प्ले का ये काफी ज्यादा यूज करता है। इसका इंडियन वर्जन जो है वो पारिक ने बनाया है। सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें तो मेक्स यूज ऑफ अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो ये क्या करेगा, आपको एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइड होता है एंड आपको खुद से सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस यहाँ पे आपको दे देगा, इसके आगे जो सेंटेंस है वो आप बनाए। फिर उसके बाद ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट आ जाता है। सिंपल सा टेस्ट है, आपको अपने आप को ड्रॉ करना होता है। आपको बोलेंगे कि किसी भी इंसान को ड्रॉ करो एंड देन बोलेंगे ठीक है आप एक ऑपोजिट सेक्स के इंसान को ड्रॉ करो। फिर उसके बाद आपका ये जो है उसको असेस करेंगे। तो इसके इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। एक होता है कि अगर कोई भी फेशियल फीचर को ओमिट करे, चेहरे के फीचर्स को ओमिट करे, तो पर्सन जो है हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडन पर्सनालिटी होगी, ठीक है। ग्राफिक एम्फेसिस अगर नेक पे हो तो कंट्रोल नहीं कर पाते इम्पल्सिस को। अगर लार्ज हेड साइज है तो वो कुछ इंडिकेट कर रहा है कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज को। तो ऐसे करके ये 5 आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, रॉस्चार्च, थीमेटिक परसेप्शन, आरपीएफ, सेंटेंस कंप्लीशन
एंड ड्रॉ अ परसेंट टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है इज अबाउट टेक्निक्स ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है, बिहेवियरल एनालिसिस हम कैसे करें? बिहेवियरल एनालिसिस के आपके सिंपल से मेथड्स हैं। इंटरव्यू की डेफिनेशन दे देंगे कि हमें इंसान से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड में हम ज्यादा इंसान के बारे में पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड में सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड में ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन के लिए हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हम उसको मतलब साइंटिफिकली पढ़ते हैं, तब ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। इसकी लिमिटेशंस क्या है? एग्जैक्टली यही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरी होती है, मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट की जरूरी होती है कि कब हम इसको यूज करें, एंड मेयर प्रेजेंस जो होता है ऑब्जर्वर का वो कंटामिनेट कर सकता है आपके रिजल्ट को। अगर कोई क्लास है उसमें कोई आके खड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली लोग डिफरेंट बिहेव करेंगे एज कम्पेयर टू अगर कोई इंसान नहीं है उस क्लास में। नेक्स्ट आपका बिहेवियरल रेटिंग्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली टेकन फ्रॉम पीपल जो असेसी को इमीडिएटली जानते हैं। ठीक है, बिहेवियरल रेटिंग होता है कि आप इसके बारे में बताइए, ऐसे टाइप का। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो जानते हो उसको, या फिर चांस टू ऑब्जर्व हर और हिम हो। ठीक है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल को सर्टेन कैटेगरीज में डालते हैं। इसका लिमिटेशन हो जाते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होते हैं कि अगर एक चीज है तो हमें लगता है बाकी सब भी होगा। ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो ये बहुत अच्छा बच्चा होगा, डिसिप्लिन बच्चा होगा, वो हेलो इफेक्ट होता है। ठीक है, और मिडिल कैटेगरी, एक्सट्रीम कैटेगरी बायस की या तो सिर्फ एक्सट्रीम में आंसर दे रहे हो या तो सिर्फ मिडिल में आंसर दे रहे हो, ये आप लिख सकते हैं। नॉमिनेशन क्या होता है? दिस इज अ मेथड यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। ठीक है, ये लिखेंगे, आप कहेंगे जिन लोगों का लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन हो उनके साथ ये यूज किया जाता है। इनको पूछा जाता है कि आप इन सब लोगों में किसके साथ काम करेंगे, किसके साथ पढ़ाई करेंगे, किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, एंड देन उस बेसिस पे इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ होते हैं। सिचुएशनल टेस्ट विच इज योर फाइनल टॉपिक। सिचुएशनल टेस्ट में सब सिचुएशंस प्रोवाइड करी जाती हैं। सबसे फेमस आपका हो जाता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती हैं, आपको यहाँ पे बोला जाता है कि अदर पर्सन जो है वो नॉन कोऑपरेटिव वे में बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा रोल प्ले भी इन्वॉल्व करते हैं, एंड देन आप असेस करते हैं जो इंसान है वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई नो थोड़ा लंबा खिंच गया एंड आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ट्रस्ट मी काफी आसान है। ठीक है, इजी है क्वेश्चंस, आपको आई नो क्वांटिटी में ज्यादा है बट इसको आसान है याद करना, आपसे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और हेल्प चाहिए कि आंसर कैसे लिखे, तो आप आंसर राइटिंग का कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स से आपको मदद मिल जाएगी कि आंसर को लिखना कैसे है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, समझना कैसे हमको आंसर को। एंड देन फाइनली अगर आपको बाकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी हो वो भी आप देख सकते हैं, नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज डू कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिएगा। एंड देन फाइनली आपको आगे भी इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे। डू लेट अस नो अगर आपको समझ में आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच।